माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन। देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से कनेक्ट हो जाइए बच्चों, और अपनी क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, आपके साथियों को सूचित कर दीजिए बच्चों। जल्दी कीजिए बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, बिल्कुल सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। देखिए अपना जो एग्जाम है उस एग्जाम की दृष्टि से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, और इनको अच्छे से देखना है बच्चों, अच्छे से सोल्व करना है, ठीक है। और एग्जाम के अंदर आप धैर्य से अपना पेपर करना है बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल धैर्य रखना, किसी भी प्रकार की कोई एजिटेशन नहीं रखनी है आप लोगों को, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से आपको एग्जाम क्रैक करना है बच्चों, ठीक है ना। तो करें आज के सेशन की शुरुआत। एक बार जल्दी से फटाफट अपनी इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए बच्चों, और एक सच्चे मन से समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रेड दिल, जल्दी से फटाफट। और एक बार ये भी बता दीजिए बच्चों कमेंट बॉक्स में, ऑडियो वीडियो क्लियर है, मैं प्रॉपर तरीके से आपको शो हो रहा हूं बच्चा। जल्दी से बता दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में। अरे भाई मजा नहीं है मजा नहीं है अभी, सच्चे मन से, ठीक है। चलो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर दे दीजिए। अच्छा क्या बोल रहे हो बच्चे? बोल रहे हैं कि सर पोल नहीं बेटा, अभी क्या है कि पोल में थोड़ा समय लगेगा, और अपने को अभी पोल में कितना समय अपना वो हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को आप, ठीक है ना। तो देखिए मेरी बात सुन लेना आप। ये जो अपना पहला क्वेश्चन है, किसी विलय के उसके विलयन में 20 मोल है तथा मोलों की पूर्ण संख्या 80 है, और विलय का मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न ज्ञात करना है बच्चों। तो मोल प्रभाज है उसको एक्स से लिखा जाता है, ठीक है। और ये मोल प्रभाज क्या होता है? देखिए 20 मोल है तथा मोलों की पूर्ण संख्या, तो यानी कि कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी अवयव है, उसका एक मोल ले लीजिए, मतलब एक के मोल ले लीजिए, उसके बाद में जो टोटल मोल है उनसे उसको डिवाइड कर दीजिए। तो मेरी बात सुनना ध्यान से। जैसे 20 मोल है, ठीक है, विलय के उसके विलयन में 20 मोल है तथा मोलों की पूर्ण संख्या से विलय का मोल यानी विलय का याद करना है, ठीक है ना। तो विलय के मोल कितने? 20। टोटल मोल कितने बच्चों? 80 है। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये हो गया, ये क्या आएगा? 1/20 चौका 80, 2 चौका 8, ऐसे करो ना इसको। 1 0 से 1 0 गया, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1/4 यानी 0.25। 0.25 करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 0.25 करेक्ट आंसर भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जवाब दिए हैं आपने। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर तरल के दिए गए आयतन में घुली गैस का द्रव्यमान सीधे समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? गैस के दबाव के समानुपाती होता है। करेक्ट आंसर इसका बी रहने वाला है। इसके बाद में शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है बच्चों? 55.56 होती है। आप बोल रहे हैं कि बच्चों कि एक मिनट बच्चा, एसी की वजह से एलर्जी रहती है थोड़ा। देखिए मेरी बात सुनना, थोड़ा फास्टली चलना पड़ेगा, मेरे साथ जुड़े रहना है बच्चों लास्ट तक, और थोड़ा फास्टली चलना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, दो या दो से अधिक घटकों का जो समांगी मिश्रण होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। निम्न में से गैसीय विलयन का उदाहरण कौन सा है बच्चों? नाइट्रोजन गैस में कपूर है, नाइट्रोजन गैस में कपूर है। पैलेडियम में हाइड्रोजन, ये ठोसीय विलयन का उदाहरण है। ये ठोसीय विलयन का उदाहरण है। जल में तेल, ये द्रव्य विलयन का उदाहरण है, द्रव्य विलयन का उदाहरण है बच्चा, ठीक है ना। ऐसी एक टेबल है, और उस टेबल को आपको अच्छे से लर्न करना है, याद करना है। ये मैं बहुत बार करवा चुका हूं। अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है बच्चों? मोल अंश कहलाता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, ठीक है ना। क्या कहलाता है? मोल अंश कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? मोलरता कहते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मोलरता किसे कहते हैं, ऐसे छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखना आगे, 1 किलोग्राम विलायक के घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? मोललता। तो आपसे ये मोललता भी पूछी जा सकती है कि मोलेलिटी क्या होती है? मोलेलिटी क्या होती है? मोललता किसे कहते हैं?
ऊष्माक्षेपी विलयनों में विलय की विलयता ताप बढ़ने पर क्या होती है बच्चों? घटती है। क्या होती है? घटती है। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, गैसों की द्रव्यमय विलयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है बच्चों। दाब बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ जाती है। वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के अणु आर पार, किसके? विलायक के अणु। जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है बच्चा, तो विलायक के जो कण हैं वो आर पार जा सकते हैं, लेकिन विलायक के कण नहीं जाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए, 20 ग्राम NaOH को घोलकर 250 ml बनाए गए हैं। विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। आपको क्या करना है बच्चों? जो मोलरता होती है उसको बड़े M से लिखा जाता है। ठीक है ना। तो विलय के मोल यानी कि विलय का द्रव्यमान लिखना है WB बटा विलय का मोलर द्रव्यमान MB, और यहाँ पे इसका आयतन आएगा और गुणा 1000, ये लीजिए ना। M इज इक्वल टू WB कितना? 20 ग्राम है। इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है बच्चा? 40 इंटू VML 250, ठीक है, इंटू 1000 आएगा 1000। ठीक है। इसको अपन सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल है ये। ठीक है। 10 से 10 25 चौक 100 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 2 आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? 2 आएगा। 2 मोल प्रति लीटर आएगा। ठीक है ना। वापस एक बार चेक कर लें इसको। 10 से 10 25 चौक 100 हो जाएगा। 4 हो गया। 4 से 4 के 10 से 10 करेक्ट है। ठीक है ना। सही एकदम। इसके बाद आगे देख लीजिए, 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है बच्चों। सेम ही है। ये 5 लिख दो, इसके नीचे 40 लिख दो, गुणा 500 और ऊपर आएगा 1000। क्या आएगा? 1000 आएगा बच्चा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देख लेना। इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ 2 आएगा, 5 अंठे 40 और 2 चौक 8, 4। M इज इक्वल टू 0.25 आएगा बच्चों। मोल प्रति लीटर आएगा। मोल प्रति लीटर आएगा बच्चों। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बच्चों। क्लियर है यहां तक? इसमें किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो बोल दीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, संभावना है। ठीक है ना, संभावना है। इसको अच्छे से गलत नहीं करना बच्चों, आराम से धैर्य से पेपर को सोल्व करना है। एक विलियन के 500 ml में 4 ग्राम NaOH, ये सेम ही क्वेश्चन है बच्चा। मोलरता ही याद करनी है। तो M इज इक्वल टू ये रहेगा 4/40, यहाँ नीचे आएगा 500, ऊपर आएगा 1000। ठीक है। तो सिंपल देखिए, 1000 है ये 1000 है। इसके बाद देखना बच्चों, 500 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। क्या आएगा? 2 आ जाएगा और 4 से 4 गया, 2 पंजे 10, यही तो रहेगा। ठीक है ना। 4 दूनी 8, पंजे 40। ठीक है। तो M इज इक्वल टू 1/5 यानी 0.2 मोल प्रति लीटर आएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद देखना अगला क्वेश्चन। नमकीन जल में रखने पर रुधिर केशिकाएं सिकुड़ जाती है। नमकीन जल में रखने पर रुधिर केशिकाएं क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती हैं। क्यों सिकुड़ जाती हैं? प्रासरण के कारण। प्रासरण के कारण। ये बाह्य प्रासरण लिख दो, प्रासरण लिख दो या बाह्य प्रासरण लिख दो। बाह्य, इसका पेन चेंज करते हैं थोड़ा ना, ये लीजिए। बाह्य प्रासरण के कारण, बाह्य प्रासरण के कारण। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए मेरी बात सुनना। इसमें क्या होता है कि जो नमकीन जल है बच्चों, ये इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और रुधिर केशिकाएं हैं बच्चों, इसका जो इसके अंदर का जो द्रव्य होता है, रुधिर कोशिकाओं, रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित
रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित द्रव्य, रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित विलायक बोल सकते हो आप, विलायक, रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित विलायक नमकीन जल में आ जाता है, नमकीन जल में प्रासरण की क्रिया द्वारा आ जाता है, नमकीन जल में प्रासरण की क्रिया द्वारा आ जाता है, जिससे रुधिर कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती है। क्लियर, रुधिर कोशिकाएं सिकुड़ जाती है। इसके बाद विलयन की मोललता ज्ञात करने का सूत्र, जो मोलिलिटी होती है उसको छोटे एम से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? छोटे एम से लिखा जाता है मोलिलिटी को, और ये होती है विलय के मोल, विलय के मोल बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, ये होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम यहां छोटा m लिखेंगे, विलय के मोल, इसको अपन WB बटे MB इंटू WA इंटू ग्राम, ये WA क्या है, ये विलायक का द्रव्यमान है, किसमें, ग्राम में है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1000 का इसमें भाग देंगे, वो ऊपर चला जाएगा ना। 1000 का जब हम इसमें भाग देंगे तो बच्चा क्या होगा, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, डन है। और इसका मात्रक क्या होगा, ये इकाई क्या होगी, इसकी इकाई रहेगी मोल प्रति किलोग्राम विलायक, मोल प्रति किलोग्राम विलायक इसकी यूनिट रहने वाली है बच्चों। ठीक है ना, मोल प्रति किलोग्राम विलायक इसकी यूनिट रहने वाली है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, और इसमें आप देखिए क्लास 6 to 12 के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, क्लास 6 to 12 के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट प्लस में अर्ली बर्ड ऑफर है, अर्ली बर्ड ऑफर है। अब आप बोलोगे सर ये अर्ली बर्ड ऑफर क्या है, ऐसा ही तो है, तो सुनिए, अर्ली बर्ड ऑफर में देखिए प्राइम बैच के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको फ्री ऑल इन वन नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, फ्री मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, किनको, प्राइम बैच, जो बच्चे प्राइम बैच लेंगे, ठीक है ना, उनको ये चीजें फ्री मिलेंगी। क्लियर। निश्चय बैच के जो स्टूडेंट्स रहेंगे, क्लास 11th और 12th के जो स्टूडेंट है निश्चय बैच के, उसके अंदर देखिए स्टैंडर्ड की जो स्टैंडर्ड है बच्चों, स्टैंडर्ड की जो प्राइस रहेगी वो रहेगी बच्चों 3200 रुपए। कितनी रहेगी? 3200 रुपए। अब आप ये देखिए, इसमें ये पहले इसकी जो प्राइस है बच्चों 15,000, अब देखिए आपके लिए कितना सुनहरा मौका है, 15,000 से मात्र 3200 रुपए में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्राइम जे स्टैंडर्ड मतलब ये प्राइम वाले जो बच्चे हैं उनकी जो फीस है वो थोड़ी सी ज़्यादा, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी ज़्यादा, यानी 6,000 रुपये में वो ऑफर उनको दिया जा रहा है बच्चों। ठीक है, अब ये जो ऑफर रहेगा ये मात्र और मात्र बच्चों 5 मार्च तक ही रहेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइव चल रहे हैं बच्चों, इस ऑफर का आप लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को भी इस चीज़ को शेयर करना है। ठीक है ना, और अपनी तैयारी को बच्चों ये बैच लेके मजबूत कीजिए। ठीक है ना, देखिए चलते हैं आगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए एक सहज रेडॉक्स प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाता है, विद्युत ऊर्जा। यानी कि देखिए इसमें क्या होगा, इसका आंसर, इसको थोड़ा सा फास्टली करेंगे, विद्युत ऊर्जा मतलब रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जाता है बच्चों? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये एक सेल दिया गया है, इसमें लंबवत रेखा दर्शाई गई है,
तो ये जो लंबवत रेखा है बच्चों, ये नमक पुल के माध्यम से दो समान समाधानों के बीच संपर्क को दर्शा रही है। ये जो दो खड़ी रेखाएं है किसको, ये साल्ट ब्रिज है बच्चों, उसको दर्शाते हैं। सेल एक भौतिक उपकरण है जो परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। इसमें देखिए ऋणात्मक टर्मिनल कौन सा है बच्चों, तो जिंक रहेगा, Zn है वो ऋणात्मक टर्मिनल रहेगा। इलेक्ट्रोड क्षमता के लिए नेर्नेस्ट जो समीकरण है बच्चों वो कौन सी है, ये है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT बटे LN RT बटे NF लोग, ये उत्पाद है, नीचे अभिकारक, इनकी कंसंट्रेशन है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ये अपनी जो महामैराथन क्लास थी, 11 घंटे 49 मिनट की मैंने क्लास ली थी स्टूडेंट्स, उस क्लास को भी एक बार देखना है, क्योंकि वो जो क्लास है बच्चों उसके अंदर मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिया है सिलेबस, और मेरा विश्वास है उससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, मेरा विश्वास है। बाकी तो 4 तारीख को अपने को सब पता ही लग ही जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से करवाया था और इसका आंसर ए निकाला था मैंने, ठीक है। इसके बाद KCL, और ये जो क्वेश्चन है उस महामैराथन क्लास में अपन ने अच्छे से किया था, और इसका आंसर अपन ने निकाला था बच्चों सी, ठीक है ना, सी निकाला था, उसके अंदर मैंने पूरा कैलकुलेट करके बता रखा है, आप देख लेना। वह साधन जिससे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत रासायनिक शैल कहते हैं उसको। विद्युत रासायनिक श्रेणी में इलेक्ट्रोड विभव उच्चतम है का, देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में फ्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रोड विभव उच्चतम होगा। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोध का तो ओम ही है, ठीक है। आगे देखिए चालकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सीमेंस प्रति मीटर होता है। इसके बाद में किसी विलयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए ये है बच्चों, देखिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान कोलराउस के नियम से ज्ञात करते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करवाने पर उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। इसके बाद में ये क्वेश्चन है, देखिए KCl है, HCl CH3 COO के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता के मान दिए गए हैं बच्चों, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ KCl है, इसका अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान क्या है, KCl का मान है 149.8 है। इसके बाद में HCl का है 425.9 है, और इसके बाद में बच्चों CH3 COO है, इसका मान है 4.4 है। अब आपको किसका CH3 COOH के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको कैसे करोगे इसको, देखिए सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, इन दो को जोड़ना है और एक को माइनस करना है, तो CH3 COOH, चलो इसको लेते हैं, इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ, देखिए CH3 COO के प्लस में HCl माइनस KCl, और इसमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिए एक बार। Cl से Cl गया और K से K गया, ठीक है। अब गौर से देखिए भाई, ये अनंत अनुता पर मोलर चालकता मान के चलिए, इनकी मैंने ऐसे लिख दिया, मान के चलिए जी रफली, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए माइनस का, तो दोनों माइनस के, तो K से K गया और Cl से Cl गया, क्या बचेगा, अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसकी, CH3 COO और इसके साथ H आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसका जो मान है बच्चों ये रहा, ये लिख दो यहाँ पे, ये आएगा देखिए 114.4, फिर प्लस HCl का 425.9 और KCl के इसमें माइनस कर दो आप 149.8, जो आंसर आएगा वो आप निकाल लेना बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें बच्चों। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है, तो फैराडे का विद्युत अपघटन का जो प्रथम नियम है
वो ये कहता है कि जब हम किसी वैद्युत अपघट्टे में क्यों आवेश प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की जो मात्रा होती है वो क्यों आवेश के समानुपाती होती है बच्चों। किसके समानुपाती? आवेश के समानुपाती होती है। यानी कि देखिए ये रहेगा, ये इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, ये आवेश के समानुपाती है। और W इज इक्वल टू क्या रहेगा? ZQ, ठीक है ना। अब Z क्या है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है ये, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना बच्चों, देखिए ये क्यों क्या है? विद्युत धारा क्यों बराबर I बराबर क्यों इंटू टी होता है, I बराबर क्यों बटा टी होता है, ठीक है ना। और क्यों बराबर क्या होगा? I इंटू टी। अगर मैं विद्युत धारा को 1 एम्पियर मान लूं, और समय को मैं 1 सेकंड मान लूं, तो क्यों क्या आएगा? 1 कूलाम आएगा। क्या आएगा? 1 कूलाम। तो अगर मैं 1 कूलाम आवेश प्रवाहित कर रहा हूं तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित जो पदार्थ होगा वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा। क्लियर है? या इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख देता हूं, 1 एम्पियर विद्युत धारा, 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक वैद्युत अपघट्टे में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। क्लियर है बच्चों? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए, क्लियर है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो बोल दीजिए स्टूडेंट्स, जल्दी कीजिए। आगे देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाना है बच्चों। ये सीधा पूछा जा सकता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, देखिए जो हाइड्रोजन होती है वो गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। और ये आपको भी पता है कि हाइड्रोजन गैस है तो उसके इलेक्ट्रोड हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए तो हमें सॉलिड वायर चाहिए ना। तो इसके लिए बच्चों देखिए अपन किसका यूज करते हैं? प्लेटिनम धातु का यूज करते हैं। प्लेटिनम यानी पीटी जो धातु है उसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर देखिए बच्चों, ये जो इसके अंदर ये जो लिया गया है विलियन जो लिया गया है ये है HCl है ये, और इसकी कंसंट्रेशन 1 m होती है, ठीक है। और यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। और ये जो डायग्राम है बच्चों इसको आप एग्जाम में ऐसे कैसे बनाना है आपको, ठीक है। डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाना है बच्चों, सिंपल। देखिए ये आपके सामने डेनियल सेल का नामांकित चित्र है, और इसके अंदर आप देख लीजिए, इसमें देख लीजिए बच्चों ये जिंक है, और ये किसका काम कर रहा है? एनोड का काम कर रहा है। ये कॉपर, ये कैथोड का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? कैथोड का काम कर रहा है। अब इसके अंदर सिंपल सी बात ये है, देखिए जो एनोड होगा उसमें क्या होगा? जिंक है, वो Zn2+ बना के 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देगा, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर, ठीक है। और जो कैथोड होता है बच्चा, उसके अंदर क्या होगा? ये कॉपर आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा और कॉपर में अपचित हो जाएगा सॉलिड कंडीशन में। यहाँ पे अपचयन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? अपचयन हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। और ये क्या है? ये साल्ट ब्रिज है, लवण सेतु, जिसमें KCl डला हुआ है। इसमें क्या है? KCl है ये लवण सेतु है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा बच्चों, देखिए इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है, इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, इलेक्ट्रॉन के गति करने की जो दिशा है वो रहेगी एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर। और धारा, विद्युत धारा की दिशा
विद्युत धारा की जो दिशा रहेगी वो कैथोड से एनोड की ओर रहेगी, कैथोड से एनोड की ओर रहेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोडों पर होने वाली ऑक्सीकरण और अपचयन की अर्ध अभिक्रिया बच्चों, ये मैं लिख चुका हूँ पीछे, ठीक है ना, ये मैं पीछे लिख भी चुका हूँ। ये जिंक है, 2 इलेक्ट्रॉन देके इस पे ऑक्सीकरण हो जाएगा, इस पे अपचयन हो जाएगा बच्चों, क्लियर है, क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसके बाद देखिए आगे, ये बच्चों एक ईंधन सेल है, क्या ये ईंधन सेल है, इसका मतलब ईंधन सेल के बारे में अपन जानेंगे, उसका डायग्राम बनाना है आपको एग्जाम में अच्छे से, उसके ऊपर होने वाली जो रिएक्शन, उसके अंदर जो रिएक्शन होंगी उनको भी आपको एग्जाम में अच्छे से मेंशन करके आना है। इसमें देख लीजिए, ये ईंधन सेल है बच्चों, और ये किसका काम कर रहा है, इधर ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। एनोड पे माइनस चार्ज होता है, कैथोड पे प्लस चार्ज होता है, यहाँ से जल प्राप्त हो रहा है, इस जल को अंतरिक्ष यात्री पीने के रूप में काम में लेते हैं बच्चों। इधर से हाइड्रोजन गैस को भेजा जा रहा है, इधर से ऑक्सीजन गैस को भेजा जा रहा है, ठीक है। देखिए ऐसे गैल्वेनी सेल ऐसे गैल्वेनी सेल जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन, मेथेनॉल जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहते हैं। अब ये जो ईंधन सेल है बच्चों, ये सबसे सफल ईंधन सेल है जिसका उपयोग अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किया गया, तथा प्राप्त जल वाष्प का संघनित करके जल का उपयोग पीने में किया गया। सेल में H2 गैस एवं O2 गैस के बुलबुलों को सेरेंदर कार्बन इलेक्ट्रोडों के माध्यम से शानदार जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन में प्रवाहित किया जाता है। अब देखिए, उत्प्रेरक के रूप में सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम या पैलेडियम धातु को इलेक्ट्रोडों में समावेशित किया जाता है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। एनोड पे होने वाली रिएक्शन ये बच्चों, और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन आपके सामने है, ठीक है। और टोटल जो सेल अभिक्रिया है बच्चों वो ये है, ठीक है। तो सेल अभिक्रिया, अगर ये भी याद नहीं रहे बच्चों तो आप सेल अभिक्रिया यानी जल कैसे बनता है वो रिएक्शन लिख देना। जैसे देखिए 2H2 प्लस में और 2H2O बना देगा, ये डन है यहाँ तक, ठीक है ना। इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों में विद्युत ऊर्जा एवं दूरदर्शन प्रसारण केंद्रों में किया जाता है, ठीक है। कोलराउस का नियम क्या बच्चों, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। और कोलराउस का नियम है, देखिए अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं, देखिए अनंत अनुता पर सोडियम क्लोराइड की जो मोलर चालकता होगी वो होगी बच्चों, देखिए सोडियम प्लस धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, प्लस में क्लोरीन ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, इन दोनों का क्या रहेगी, ये योग रहेगी बच्चों, इन दोनों का योग रहेगी, ठीक है। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग है, तो पहला जो अनुप्रयोग है बच्चों, देखिए आयनन की मात्रा, किसकी, आयनन की मात्रा ज्ञात करते हैं इससे, एक तो आयनन की मात्रा ज्ञात करते हैं, ठीक है, अल्फा। और दूसरा बच्चों आयनन स्थिरांक ज्ञात करते हैं, दूसरा क्या है, आयनन स्थिरांक ज्ञात करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, डन है यहाँ तक। चलो इसके बाद अभिक्रिया लिखी गई है बच्चों कि तात्क्षणिक दर का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों देखिए सिंपल सी बात ये है, जो अभिकारक होंगे उनके पहले माइनस लगेगा, और जो रस समीकरण मिति गुणांक है वो हमेशा भाग में लिखे जाएंगे, डिवाइडेशन में लिखे जाएंगे, ये लीजिए, ठीक है ना, इसके नीचे लिखे जाएंगे ये। तो इसका करेक्ट आंसर यही रहेगा बच्चों, ठीक है ना, करेक्ट आंसर यही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जिस दर पर कोई पदार्थ अभिक्रिया करता है वह निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, समतुल्य। तो सक्रिय द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, करेक्ट आंसर ए रहेगा इसका। इसके बाद में अभिक्रिया की दर की इकाई क्या है, मोलर प्रति सेकंड है बच्चों, ठीक है ना, मोलर प्रति सेकंड है। किसी अभिक्रिया को तेज करने में उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या है बच्चों, तो सेकेंडन ऊर्जा को कम करता है। जहां पे सेकेंडन ऊर्जा कम हो जाएगी वहां पे अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अभिक्रिया का जो वेग है बच्चों अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता के समानुपाती होता है, सक्रिय सांद्रता के समानुपाती होता है। इसके बाद तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि अभिक्रिया की दर को 2 गुना बढ़ा देती है। कितना गुना, 2 गुना बढ़ा देती है, क्लियर। सूर्य के प्रकाश में H2 तथा Cl2 की अभिक्रिया विस्फोटक रूप से किसके कारण होती है, ये अभिक्रिया बढ़ जाती है बच्चों, अभिक्रिया दर है वो बढ़ जाती है।
अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी बच्चों, सिंपल सी बात है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी, सिंपल बात है ये, ठीक है ना। आयनिक अभिक्रिया अत्यंत तीव्र गति से होती है, ठीक है। समय के किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए सांद्रता आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ये बच्चों आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में प्राय एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं की कोटि शून्य प्रकार की होती है बच्चों। कैसी होती है? शून्य प्रकार की अभिक्रिया की कोटि होती है बच्चों ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, चलें आगे। देखिए, सभी प्राकृतिक एवं कृत्रिम नाभिकीय विघटन की बल गति की द्वारा, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है बच्चों ये, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल ये, ठीक है ना। इसके बाद देखना आगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से वेग नियतांक का मान लगभग दुगना हो जाता है। किसी अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को संघट्य आवर्ती बोलते हैं। इसके बाद में देखिए, वे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं और अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग दुगनी वृद्धि हो जाती है। नामांकित वितरण वक्र से समझाना बच्चों, कुछ नहीं है। देखिए ये क्या करता है, इसमें यहाँ पे गौर से देखना बच्चों, क्या होगा, पहले टेम्परेचर T1 था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, ये T2 है ये, ठीक है। तो इसमें देखिए, इससे प्राप्त जो उत्पादों की मात्रा दिखा रखी है वो डबल दिखा रखी है बच्चों, ठीक है ना। ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? कम कर देता है, ठीक है।
चित्र में दर्शाया गया काला भाग ताप T1 पर अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अणुओं के अंश को दर्शाता है। चित्र में दर्शाया गया रेखांकित भाग T2 T1 प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अतिरिक्त अणुओं को दर्शाता है। दोनों क्षेत्रों का क्षेत्रफल लगभग बराबर है, अतः भाग लेने वाले अणुओं का अंश दो यानी डबल हो जाएगा, लगभग डबल हो जाएगा बच्चों। इसके बाद में अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक में अंतर। बच्चों देखिए, अभिक्रिया जो वेग है और वेग स्थिरांक है, इन दोनों में अंतर है। इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है और वेग स्थिरांक वह अभिक्रिया वेग है जबकि प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो। वेग स्थिरांक को विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है ना। विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद में अभिक्रिया वेग निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। अभिकारकों की सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक माध्यम की प्रकृति, अभिकारक तथा उत्पादों की प्रकृति आदि पर निर्भर करती है और वेग स्थिरांक केवल ताप और अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री पर निर्भर करता है बच्चों, ठीक है। अभिक्रिया कोटि व अणु संकेता में दो अंतर लिखने बच्चों। ये देखिए, अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि है और अभिक्रिया की कोटि शून्य, पूर्णांक अथवा भिन्नात्मक हो सकती है। अणु संकेता, अणु संकेता एक सैद्धांतिक राशि है और अणु संकेता शून्य के अतिरिक्त पूर्णांक ही होती है बच्चों, ठीक है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 किसके द्वारा? मैंगनीज के द्वारा दर्शाई जाती है। उच्चतम ऑक्सीकरण जो अवस्था है बच्चों वो किसके द्वारा दर्शाई जाती है? संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व देखिए, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकते हैं n-1 × d तथा ns कक्ष से बच्चों। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन संक्रमण तत्वों के संदर्भ में असत्य है? ये असत्य, ये परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाते। बिल्कुल दर्शाते हैं बच्चों। कौन कह रहा नहीं दर्शाते? दर्शाते हैं, बिल्कुल दर्शाते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं है बच्चा इसमें। लेंथेनाइट संकुचन, लेंथेनाइट संकुचन देखिए इधर लेंथेनाइट संकुचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के मध्य एक्टिनाइट संकुचन अधिक होता है। इसका कारण, लेंथेनाइट संकुचन में 4f उपकोष उपस्थित होता है जबकि एक्टिनाइट संकुचन में 5f उपकोष होता है। 5f इलेक्ट्रॉन्स में 4f इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है, अतः एक्टिनाइट संकुचन लेंथेनाइट संकुचन से अधिक होता है। इसके बाद कारण देकर समझे कि संक्रमण तत्वों के कणन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। संक्रमण धातु इनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो देखिए, संक्रमण तत्वों के परमाणुओं में बड़ी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको अपन संक्रमण तत्व बोलते हैं, लेकिन कुछ एक तत्व ऐसे जिनको अपन संक्रमण तत्व नहीं बोलते हैं, ठीक है। उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा इसमें, अतः इनमें प्रबल अंतर परमाणविक अन्योन्य अभिक्रिया होती है, अतः परमाणुओं के मध्य प्रबल आबंध के फलस्वरूप इनकी कणन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। बच्चों इसमें क्या होता है, देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दूसरे के साथ, दूसरा जो भी यौगिक है कंपाउंड, उसके साथ वो बॉन्ड बनाएंगे तो वो बॉन्ड है वो मजबूत होगा बच्चों, ठीक है ना, मजबूत होगा। तो जब उनको तोड़ेंगे तो ज्यादा ऊर्जा चाहिए। कणन एंथैल्पी में कोई कण है उसकी ऊर्जा, उसको तोड़, उसके अवयवों को अलग करने में जो एनर्जी हम दे रहे हैं, जो लग रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे? कणन एंथैल्पी बोलेंगे। संक्रमण तत्व उत्तम उत्प्रेरक का कार्य निम्न दो कारणों से करते हैं। ये तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कारण है। इसके बाद में देखिए, इन तत्वों के पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होने के कारण ऐसा है। उपरोक्त दोनों कारणों से क्रियाकारक अणुओं के साथ रिक्त डी कक्षकों को उपयोग में लेकर आसानी से मध्यवर्ती अस्थायी यौगिक बना लेते हैं जो आगे उत्पादों में टूटकर पुनः मुक्त होकर अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाते हैं। Ni2+ आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है बच्चों, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है कि निकिल 2+, ठीक है, निकिल 2+, ऐसा स्कैंडियम टाइटेनियम वेरिडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक तक किसी का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेरिडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकिल, निकिल कितने नंबर पे आता है बच्चों? जल्दी बता दीजिए, जल्दी कमेंट बॉक्स में। स्कैंडियम टाइटेनियम वेरिडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकिल, निकिल 28 नंबर, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा आर्गन 3d8 4s2 रहेगा, क्लियर।
अब मेरी बात सुनना ध्यान से बच्चों, देखिए इसमें देखना आप, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो Ni2+ बन जाएगा ये, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 और 3 8 हो गए। 2 एकमित इलेक्ट्रॉन है, यानी n की वैल्यू है 2। आपको चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, म्यू इज इक्वल टू n कोष्टक n+2, और इसका रूट करना है आपको, म्यू इज इक्वल टू 2 कोष्टक 2 प्लस में 2 इसका रूट, ठीक है ना। म्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 गुणा 4, कितना हो जाएगा ये 2 गुणा 4, इसका रूट होगा बच्चा, ठीक है ना। 2 कोष्टक 2 प्लस में 2, तो 4 का रूट क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 2 रूट 2। अब जो रूट 2 है इसकी वैल्यू लिख देना और इसको कैलकुलेट कर लेना, और इसके बाद में इसका जो मात्रक आएगा वो बोर मैग्नेटोन आएगा। क्या आएगा मात्रक, बोर मैग्नेटोन आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये है बच्चों, देखिए जिंक, कैडमियम, मरकरी और CN तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। क्यों, क्योंकि इनकी सामान्य एवं परमाणुीय एवं सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे रहते हैं, और संक्रमण तत्व वो होते हैं जिनमें डी उपकोष है वो आंशिक रूप से भरा रहता है बच्चों। क्लियर है, आंशिक रूप से भरा रहता है। इसके बाद देखिए आगे क्रोमेटाइन की आकृति बच्चों, ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, ठीक है ना। मैराथन क्लास में देखना इसको, और वापस भी बता दूंगा, कोई नहीं। देखिए लेंथेनाइड तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है बच्चों, ठीक है ना, परमाणु त्रिज्या घटती है। लेंथेनाइड तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। इसका रीजन लिख लीजिए आप। पहला रीजन क्या है बच्चों, देखिए परिरक्षण प्रभाव नगण्य एवं नाभिकीय आकर्षण बल, परीक्षण प्रभाव नगण्य और नाभिकीय आकर्षण बल बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, ठीक है ना। आकर्षण बल बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, जिससे परमाणुवीय त्रिज्या घटती है। इसको परमाणुवीय त्रिज्या ना बोल के बच्चों देखिए, इसको बोलेंगे अपन आयनिक त्रिज्या। इसको अपन क्या बोल देंगे, बाएं से परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं, ठीक है ना। कोई नहीं, चलो परमाणु त्रिज्या बोल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेंथेनाइड तत्व बाएं से दाएं जाने पर परमाणविक त्रिज्याएं घटती है। इसका रीजन यही है बच्चों, ठीक है। आगे देखना, अंतराकाशीय यौगिक क्या है, उदाहरण देना बच्चों। देखिए संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में परमाणुओं के निकटतम रूप में व्यवस्थित होने के बाद भी इनके मध्य छोटे छोटे रिक्त स्थान शेष बचे रहते हैं, जिन्हें अंतराकाश कहते हैं। इन स्थानों पर छोटे छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि इन स्थानों में प्रवेश कर जो यौगिक बनाते हैं उन्हें हम अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल नीचे लिखा गया, ठीक है। मिश्र धातु में प्रयुक्त, ये इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन बच्चों एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। मिश्र धातु में प्रयुक्त अधिकतम संगठन वाली 2 धातुओं के नाम लिखने हैं बच्चों। तो देखिए इसके अंदर 40% सीरियम है, 44% लेंथेनम है, ठीक है, नियोडाइमियम है, उसके बाद में 5% आयरन है। कोई भी 2 धातुओं के नाम लिख देना। ये डी ब्लॉक के तत्व, ए ब्लॉक के तत्व हैं। देखिए
लेंथेनाइट तत्वों के संयोग से बनी मिश्र धातु है को मिश्र धातु कहते हैं बच्चों, मिश्र धातु कहते हैं। शंकुल निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा द्विदंतिक लिगेंड है? ऑक्सिलेट आयन है बच्चों, ये है C2O4 2 माइनस है, C2O4 2 माइनस है। इसके बाद ये है बच्चों, देखिए इसके अंदर का IUPAC नाम लिखना है तो टेट्रा कार्बोनिल निकल होगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 होगा, ये निकल सेकेंड, ये भी निकल, यही होगा बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों, ठीक है ना, बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, इसका आंसर दे दीजिए, देखते कितने बच्चे इसका जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों, इसका जल्दी कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अच्छा, इसका आंसर नहीं दिया अभी तक। संकुल यौगिक में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था बच्चों, देखिए कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी +3 रहेगी, कितनी रहेगी? +3 रहने वाली है। इसके बाद में आगे देखिए, निम्न में से हाइड्रेट समावेशी उपरोक्त सभी आएगा, ठीक है। इसके बाद ये है क्वेश्चन, अच्छा क्या क्रोमेट आयन वाली संरचना, ठीक है ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैंने सोचा आप मैराथन क्लास में भी बताया था कि बच्चे, फिर भी आप बोल रहे हो तो ये लीजिए बच्चों, सुनिए मेरी बात, देखना क्रोमेट आयन की जो आकृति है वो कैसी होती है? चतुष्फल की होती है, कैसी होती है? चतुष्फल की होती है। और इसके अंदर इसका जो फॉर्मूला होगा क्रोमेट आयन का वो CrO4 2- रहेगा, और इसके अंदर आप Cr लिख देना इधर, ठीक है, एक ऑक्सीजन इधर लगा देना, एक ऑक्सीजन इधर लगा देना, और एक ऑक्सीजन यहाँ लगा देना, एक ऑक्सीजन ये लगा देना, ठीक है। 2 ऑक्सीजनों पे माइनस आएगा इस प्रकार से, ये लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, चतुष्फल की संरचना ये, ठीक है। डबल बॉन्ड आप ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है ना, डबल बॉन्ड आप ऊपर भी लगा सकते हो इसमें, ठीक है ना, इसकी संरचना चतुष्फल की रहेगी। इसके बाद ये क्वेश्चन है, देखना इसमें NiCl4 2- आयन अनुचुंबकीय, जबकि NiCN4 2- आयन प्रतिचुंबकीय संयुक्ता बंध सिद्धांत की सहायता से समझा रहे हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। आपको क्या करना, सुनना, यहाँ निकिल है, इधर भी निकिल लिख दीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो निकिल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, यहाँ पे भी +2 आएगा, ठीक है ना, प्लस का दोनों जगह पे 2 है, तो ये Ni2+ है, यहाँ पे भी Ni2+ है। अब इसमें क्या करना है बच्चों, डी ब्लॉक लेना है अपने को, ठीक है, इसमें भी डी ब्लॉक लेना है। और इसके अंदर आप देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ लिखना है 3D8 आएगा, यहाँ पे भी 3D8 आएगा। ये सब मैराथन क्लास में करवा चुका हूँ बहुत अच्छे से, 11 घंटे 49 मिनट की उस क्लास को देखना बच्चों, आपको फायदा मिलेगा 101%, ठीक है। यहाँ पे इसमें अभी आपको क्या करना है, देखिए गौर से, इधर देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों देखिए इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न ये कि Cl है, Cl एक दुर्बल लिगेंड है, Cl एक दुर्बल लिगेंड है, और यहाँ पे Cn है एक प्रबल लिगेंड है, Cn एक
प्रबल लिगेंड। तो इसमें क्या होगा कि प्रबल लिगेंड के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो रहा है और यहाँ पे दुर्बल लिगेंड के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण बच्चों, इन दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये क्या है, देखिए दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इन दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण बच्चों ये अनुचुंबकीय है, देखिए अनुचुंबकीय है, रंगीन है, अनुचुंबकीय रंगीन है बच्चों। और इसका म्यू का मान भी कुछ न कुछ आएगा, ठीक है ना, चुंबकीय आघूर्ण का मान भी कुछ न कुछ आएगा। इसके अंदर देखिए ये रहेगा प्रतिचुंबकीय, रंगहीन, और म्यू इज इक्वल टू इसका 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आगे देखिए, इसकी जो आकृति है वो वर्ग समतलीय शंकुल है, जबकि NiCl4 2- चतुष्फलकीय शंकुल है। बच्चों इसका रीजन ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि NiCN केवल 4 2- है और यहाँ पे NiCl4 2- है। इसके अंदर बच्चों देखिए, इसके अंदर जो संकरण की अवस्था रहेगी, इसमें जो संकरण रहेगा वो रहता है DsP2, ठीक है, और इसके अंदर संकरण रहेगा, इसमें जो संकरण रहेगा वो रहेगा sp3। अब मेरी बात सुनना, देखिए पीछे यहाँ पे ये एक D भाग ले रहा है संकरण में, एक D कक्षक है, ये भाग ले रहा है, इसलिए D आएगा, फिर S आएगा, फिर P2 आएगा इसमें, और इसके अंदर D है नहीं, sp3 आगे वाला S और ये आगे वाला P, ये ठीक है ना। और इसके अंदर एक ये रहेगा, एक S और दो P के भाग लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका संकरण रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग, जब ये जो संकरण रहेगा, इसकी जो आकृति होती है बच्चों, ये वर्ग समतली होती है, और इसमें जो आकृति होती है चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय आकृति का होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखना आगे, द्विलवण संकुल में अंतर समझाते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है बच्चों। तो देखिए इसमें द्विलक है या जो लवण है बच्चों, देखिए इनका निर्माण दो साधारण लवणों के सममूलन अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है। इनका अस्तित्व सिर्फ ठोस अवस्था में होता है। ये जलीय विलयनों में दो केटाइन व एक ऋणायन देते हैं। इनमें धातु आयन अपनी सामान्य संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इनके गुण उपस्थित संघटक आयनों के गुण होते हैं, जैसे KCl FgCl2 6H2O, ठीक है ना। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें देखिए दो तो ऋणायन होंगे और एक धनायन रहेगा, दो धनायन होंगे और एक ऋणायन रहेगा, इसमें दो धनायन और एक ऋणायन रहेगा। इसके बाद देखना आगे, उपसहसंयोजक यौगिक, इनका निर्माण दो साधारण लवणों के सममोलर अनुपात में हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इनका अस्तित्व ठोस व विलयन दोनों में होता है। ये दो आयनों में बदलते हैं, ठीक है। इनमें धातु की संयोजकता भिन्न होती है बच्चों। जलीय आयन के गुण उपस्थित संगठों के गुणों से प्राय भिन्न होते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे से अपनी मैराथन क्लास में बहुत अच्छे से करवा चुका हूं बच्चों में, ठीक है। वहां जाके इसको एक बार वापस रिपीट करके देखना। उपरोक्त अभिक्रिया कौन सी है बच्चों, देखिए ये जो अभिक्रिया है स्वार्ट्ज अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया है। इसके बाद क्लोरोफॉर्म को खुला रखने पर यह किसमें, फास्फिन गैस में ऑक्सीकृत हो जाता है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण देने। वुड्स अभिक्रिया बच्चों, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या रहेगा, RX एल्किल हैलाइड है, सोडियम धातु के साथ रिएक्ट करेगा ईथर की उपस्थिति में। तो बच्चा इसके अंदर क्या होगा, देखिए मैं इधर लिख देता हूं, ईथर की प्रेजेंसी में, शुष्क ईथर की प्रेजेंसी में रिएक्ट करेगा। तो इसमें देखिए R बन जाएगा, प्लस में 2NaX बन जाएगा। यह है वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद में वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या रहेगा, ये वुड्स अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया बच्चा। वुड्स फिटिंग में क्या रहेगा, देखिए ये RX प्लस में एल्किल हैलाइड है, सोडियम धातु के साथ रिएक्ट करेगा
ठीक है, और इधर हो जाएगा हेलो एरिन, ठीक है, तो ये बाहर निकल जाएगा वही शुष्क ईथर या ईथर की प्रेजेंसी में। और क्या होगा देखिए, एल्किल बेंजीन ये R यहाँ जुड़ जाएगा, 2NaX हो जाएगा बच्चों, 2NaX बाहर निकलेगा। क्लियर है, ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया होगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसके बाद निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। फिटिंग अभिक्रिया है बच्चों। अब फिटिंग अभिक्रिया में क्या रहेगा देखिए, आपको क्या करना है, बेंजीन के ऊपर एक एल्किल ग्रुप जोड़ दीजिए, 2 सोडियम के परमाणु लेने हैं, उसके बाद में वापस यही संरचना लेनी है। अब आपको क्या करना है, ईथर की प्रेजेंसी में ये डाइफेनिल बना देगा। क्या बना देगा, ये डाइफेनिल बना देगा बच्चों, ये लीजिए, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, डाइफेनिल है, ये डाइफेनिल है, ठीक है ना। यहाँ लिख दो, ईथर लिखो बच्चों, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा ये लीजिए। अरे एल्किल ग्रुप नहीं आएगा यहाँ पे इसमें, ठीक है, डन। ये ऐसे एल्किल ग्रुप नहीं आएगा यहाँ पे। आपको क्या करना है बच्चों, देखिए मेरी बात सुनना गौर से। अब देखना आप लोग, ये है यहाँ पे एक्स लिखना, आपको एक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्या आएगा, एक्स प्लस में 2NaX हो जाएगा, ये प्लस में 2NaX हो जाएगा बच्चों, क्लियर। इसके बाद क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाने की अभिक्रिया, ये बच्चों जो पीछे वाली है सेम, क्लोरोबेंजीन से आपको इधर क्या लिखना है, Cl प्लस में 2Na प्लस में Cl, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको बाहर निकाल दीजिए, क्लियर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में डाइफेनिल बना दीजिए, ये लीजिए, क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। ये लीजिए, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा, ईथर की प्रेजेंसी में रहेगा ये, प्लस में 2NaCl प्लस में 2NaCl रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखना आगे, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया लिखी। इस अभिक्रिया में एसीटोन का क्या महत्व है बच्चों, तो जो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया है वो देख लीजिए। ये क्लोरो एथेन है, सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना देगा, आयोडो एथेन बना देगा, ठीक है, और NaCl बाहर निकल जाएगा। इसके बाद में ये ब्रोमीन है, ये सोडियम, यानी कि सिंपल सी बात ही है, फिंकेल्स्टाइन जो अभिक्रिया है ये एल्किल आयोडाइड या आयोडो एल्केन बनाने की विधि है। आयोडो एल्केन, आयोडो एल्केन बनाने की विधि है, ठीक है ना। आयोडो एल्केन बनाने की विधि है, या आप ये भी लिख सकते हो एल्किल आयोडाइड बनाने की विधि है, ऐसे भी बोल सकते हो, एल्किल आयोडाइड बनाने की विधि है, एल्किल आयोडाइड बनाने की विधि है बच्चों, ठीक है। ये एसीटोन प्राप्त NaCl और NaBr के लिए विलायक का काम करता है बच्चों। किसका काम करता है, ये विलायक का कार्य करता है। धारणीय प्रतिलोमन में एक अंतर लिखना है, वह प्रक्रिया जिसमें एक परमाणु का अपेक्षिक विन्यास समान रहता है विन्यास का धारण कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें एक परमाणु का अपेक्षित विन्यास अभिक्रिया के पश्चात बदल जाता है प्रतिपन्न कहलाता है। क्लोरोफॉर्म की प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया की रासायनिक समीकरण ये आपके सामने है बच्चों। ये क्या बना देगा, फोस्जिन बना रहा है। क्लोरोफॉर्म है, क्या बना रहा है, फोस्जिन बना रहा है। इसके बाद वापस एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं, आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर, सुनना गौर से, देखिए इसमें आप देखना, क्लास 6 to 12 के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप देखिए अर्ली बर्ड ऑफर। अब आप बोलोगे अर्ली बर्ड ऑफर क्या है, तो फ्री ऑल इन वन नोट्स
यानी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। किनको? प्राइम बैच वाले स्टूडेंट्स को फ्री मॉडल पेपर, प्राइम बैच वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। निश्चय बैच 2027 11th-12th साइंस के स्टूडेंट्स के लिए स्टैंडर्ड जो कोर्स लेंगे बच्चों, उनकी जो प्राइस रहने वाली है वो मात्र और मात्र 3,200 रुपये है, यानी 15,000 से घटाकर इसको 3,200 रुपये कर दिया गया है आपके लिए। और ये जो 20,000 जो आपके सामने दिखाई दे रहा है बच्चों, इसकी जगह पे मात्र आपको 6,000 रुपये पे करने होंगे प्राइम बैच वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। और ये जो ऑफर है ये बच्चों मात्र और मात्र 5 मार्च तक वैलिड है। तो जल्दी से इस ऑफर का आप लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं बच्चों, ठीक है। इथरो में सीओसी बंद कोण का मान कितना होता है बच्चों? 110 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोलिक अम्ल फिनोल है। कार्बोलिक अम्ल कौन है? फिनोल है। एल्कोहलों का सामान्य सूत्र क्या रहेगा बच्चों? CnH2n+1 O रहेगा। ईस्ट में उपस्थित 2 एंजाइमों के नाम दीजिए। 2 एंजाइमों के नाम देने हैं आपको। ईस्ट में उपस्थित 2 एंजाइमों के नाम देने हैं। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए बच्चों, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। देखिए इसमें ईस्ट में उपस्थित 2 एंजाइमों के नाम दीजिए, इनके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के समीकरण भी देने। ईस्ट में इन्वर्टेज व जाइमेज 2 एंजाइम होते हैं बच्चों। ईस्ट में इन्वर्टेज और जाइमेज 2 एंजाइम होते हैं, याद रखना इसको। एंजाइम इन्वर्टेज सुक्रोज को प्रतिप शर्करा में बदला जाता है, ठीक है। AC12H22O11। इसके बाद में बच्चों देखिए, जल के साथ इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना रहा है। एंजाइम जाइमेज ग्लूकोज या फ्रक्टोज को एथिल एल्कोहल में बदला जाता है, ठीक है। और ये जो ग्लूकोज है बच्चों, ये एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ स्टूडेंट्स। आपका कहने का मतलब कि सर थोड़ा फास्ट चल रहे हो। बच्चों आपका एग्जाम है, एक ही तो दिन बचा है एग्जाम का, तो फिर अपन अब भी फास्ट नहीं चलेंगे तो फिर फास्ट चलेंगे कब? आप बता दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। इनको जितना फास्टली आप रीड करोगे ना उतना बेस्ट रहेगा। और मज़ा नहीं आया अभी तक? अरे भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपनी क्लास को शेयर कीजिए, अपने जो भी आपके जो मित्र हैं उनको शेयर तो कीजिए स्टूडेंट्स, कम से कम जल्दी कीजिए। और सच्चे मन से एक बार, सच्चे दिल से एक बार दिल तो भेज दीजिए प्यारे बच्चों। लाल कलर का भेजना है, वाइट कलर का नहीं भेजना है। समझ रहे हो मेरी बात को? जिससे मेरे को भी लगे कि हाँ मेरे स्टूडेंट हैं वो एक्टिव हैं। जल्दी है। और मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, एग्जाम में ना डिप्रेशन में नहीं जाना, आपको माइंड को एकदम कूल रखना है, क्योंकि आपने पूरे साल भर बहुत अच्छे से मेहनत की है। तो जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए अपनी क्लास को। देखिए C4H10O अणु वाले 4 एल्कोहलों के अणुओं के संरचना सूत्र व IUPAC नाम। कुछ नहीं बच्चों, सिंपल सी बात है। देखिए इसमें लिखना है CH3 CH2 CH2 CH2OH। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 हो गया, और 3 और 6 3 9 1 10, ठीक है, डन है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा CH3CH CH3OH, ये लीजिए, ठीक है ना। 3 3 6 7 8। अच्छा एक और आएगा इसमें, एक और आएगा बेटा, यहाँ लिख दीजिए CH2 या CH3। अच्छा CH2 CH3, यहाँ पे OH, ये लीजिए, ये हो गया 3 3 6 3 2 और 1 10, ठीक है। एक यहाँ लिख देता हूँ CH3 CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH, ये लीजिए, ठीक है। अब इनके IUPAC नाम लिखेंगे आप, तो इसका जो IUPAC नाम रहेगा
ये ब्यूटेन फर्स्ट ऑल या ब्यूटेनॉल बोल दो, ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं इसको। इसको 1 2 3 4 इसको बोलेंगे अपन, इसको बोल देंगे ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। ये 1 2 3 इसको बोलेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। जल्दी फिनॉल की अम्लीय प्रकृति दर्शाने वाली 2 अभिक्रियाएं लिखनी है बच्चों। देखिए फिनॉल है, जिंक धातु यानी धातु से क्रिया करेगा, मेटल से, मान लो जिंक ही मान लो, ठीक है ना। तो अम्ल H2 2 ले लो इसको। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति दर्शाने वाली 2 अभिक्रिया लिखनी है बच्चों, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये जिंक धातु से अभिक्रिया करेगा तो ये ZnO बना देगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, बेंजीन बना देगा, ठीक है ना। इसको आप कीजिए एक बार, मैं देखता हूँ कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति दर्शाने वाली 2 अभिक्रिया, ये मैंने महामैराथन क्लास में करवाया था। जल्दी कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं बच्चों। आप फिनॉल को बेंजीन में कैसे बदल सकते हैं, जैसे फिनॉल है, ठीक है, ये फिनॉल है बच्चा, और इसको आप बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे तो जिंक धातु से अभिक्रिया करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, ZnO बाहर निकल जाएगा और बेंजीन रिंग है वो प्राप्त हो जाएगी बच्चों आपको, ठीक है ना। ZnO बाहर निकलेगा इसमें, ये करवा चुके अपन बहुत अच्छे से। ऑक्सीजन बाहर निकलेगा इसमें, ये लो, हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा बच्चे इसमें, हाइड्रोजन इस पे ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन इस पे ऐड हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, हाइड्रोजन इस पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे फिनॉल की अनुनादी संरचना बच्चों। देखिए फिनॉल है, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, ये लीजिए। इसके बाद में फिनॉल है, ठीक है। अब देखना फिनॉल है नहीं, मैंने वैसे बनाया इसको। यहाँ पे क्या करना है, ये लोन पेयर है, ये इधर आएगा, बॉन्ड बना देगा इधर, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड टूट के इधर आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ये बॉन्ड ऐसे कैसे रहेगा, ये यहाँ बॉन्ड बना देगा, टूट के इधर आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये इधर एक बॉन्ड इधर है, ये प्लस है, इस पे भी प्लस आएगा, ठीक है। ये बॉन्ड ऐसे कैसे रहेगा, ये बॉन्ड ऐसे कैसे, यहाँ पे एक बॉन्ड, ये इधर बॉन्ड बना देगा बच्चा, इधर बॉन्ड बना देगा, ये टूट के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट्स आएगा। अभी ये जो नेगेटिव पार्ट है वो इधर आएगा, ये इसके पास चला जाएगा और ये बॉन्ड है वो चेंज हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। ये वैसे की वैसी कंडीशन में चला जाएगा, ये लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद में सेम जो एनिलीन है बच्चों, एनिलीन की संरचना भी सेम ही मिलेगी आपको, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन के कार्बोनिल समूह में उपस्थित कार्बन परमाणु, देखिए जो एल्डिहाइड होता है ये कीटोन होता है, इसके अंदर जो संकरण होता है 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा पाई, तो इसके अंदर sp2 संकरण होता है। कौन सा, sp2 संकरण होता है। इसके बाद में देखिए समूह में कार्बोनिल कार्बन अन्य समूह से जुड़ा है बच्चों। देखिए तो इसमें 3 तो सिग्मा बंद है और 1 पाई बंद है, यही तो है, 3 सिग्मा बंद 1 पाई बंद है, ये देख लीजिए, 1 2 3 सिग्मा बंद 1 पाई बंद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया और गाटरमान कोख अभिक्रिया इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। ये दोनों जो रिएक्शन है बच्चों, देखिए ये है, ये रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया है आपके सामने। देखिए CH3COCl हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके किसकी उपरजेंसी में, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, और क्या बना रही है, एल्डिहाइड बना रही है। क्या बना रही है, एल्डिहाइड बना रहा है। और इसके बाद में यहाँ पे देखिए गाटरमान कोख अभिक्रिया बच्चों, इसके अंदर इससे ये HCOCl प्राप्त कर रहे हैं। HCOCl से जब हम इसकी बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं AlCl3CuCl की प्रेजेंसी में, तो ये बेंजेल्डिहाइड प्राप्त हो रही है, बेंजेल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। क्लियर है, ठीक है ना। क्या प्राप्त हो रहा है, बेंजेल्डिहाइड हमें प्राप्त हो रहा है। इसके बाद देखिए
निम्नलिखित अम्लों को अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है बच्चों। फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है, प्रोपियोनिक अम्ल है। तो देखिए अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम ये है CH3 समूह के प्लस आई प्रभाव। ये प्लस आई प्रभाव के कारण सबसे पहले फार्मिक अम्ल, उसके बाद में एसिटिक अम्ल और उसके बाद में प्रोपियोनिक अम्ल है बच्चों, ठीक है ना। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, ये घटता हुआ क्रम है, इसको चेंज कर लेना आप, ठीक है ना, चेंज कर लेना जो भी। इसके बाद में निम्नलिखित हैलो अम्लों को उनकी अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है बच्चों। देखिए इनका बढ़ता हुआ क्रम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद में निम्नलिखित हैलो अम्लों को उनकी अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ये लीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, अच्छे से देख के जाना है बच्चों। निम्न में से सर्वाधिक क्षारीय, निम्न में से सर्वाधिक क्षारीय है, इसका करेक्ट आंसर बी रहेगा। ये सेकेंडरी एमीन है। हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन सा बच्चों? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है बच्चों। इसके बाद में एमीन की आकृति कैसी होती है? पिरामिडी होती है, ठीक है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, का उपयोग दंत चिकित्सा में निषेचक के रूप में नोवोकेन का उपयोग किया जाता है। नोवो जो केन होता है, इसका उपयोग दंत चिकित्सा में निषेचक के रूप में किया जाता है। एमीन में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति होने के कारण यह है लुईस क्षार है बच्चों। क्या ये लुईस क्षार है? इसके बाद में चलो वो देख लीजिए आराम से, लुईस क्षार है। इसके बाद एमीन बेंजोइल क्लोराइड से अभिक्रिया करती है, इस अभिक्रिया को अपन बेंजोइलन कहते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जिसे हिंसबर्ग अभिकर्मक भी कहते हैं। इसके बाद में पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जिसे सामान्यतः सल्फेनिलिक अम्ल भी कहते हैं। गाटरमान अभिक्रिया की तुलना में अभिक्रिया की लब्धि अधिक होती है, सैंडमायर अभिक्रिया की लब्धि अधिक होती है। का उपयोग रक्तचाप बढ़ाने में किसका? एड्रिनलिन और इफेड्रिन का उपयोग है रक्तचाप बढ़ाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लुईस अम्ल है जो फिडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया में का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में केवल समीकरण लिखने, कार्बिलेमिन अभिक्रिया और डाईएजोटीकरण है। ये कार्बिलेमिन अभिक्रिया का समीकरण है, ये डाईएजोटीकरण अभिक्रिया का समीकरण है बच्चों, ठीक है। एल्केनेमिन अमोनिया से प्रबल क्षारक है बच्चों, क्यों है? देखिए एल्केनेमिन, जैसे मैं यहाँ लिखूं CH3NH2 है और अमोनिया NH3 है, तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों? देखिए सिंपल सी बात ये है, ये बच्चों देखिए जो मेथिल ग्रुप है, मेथिल समूह है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, घनत्व बढ़ा देता है, जिसके कारण ये अधिक क्षारीय होगा। इस पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं बढ़ा पाते, सिंपल बात है। CH3 की ऑल्थराइज 3N की क्षारकता से कम है बच्चों। इसकी क्षारकता कम इसलिए है, देखिए CH3 की ऑल्थराइज 3N अपने या ऐसे ऐसे देखो, मैं सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, मैं सीधा बता देता हूँ, इसका गौर से देखना बच्चों। इसके अंदर क्या है कि ये N है, ठीक है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा? देखिए CH3 ये N है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। बच्चों मेरी बात सुनना, देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, तो बच्चों देखिए ये इसके ऊपर जब आक्रमण करेगी तो बच्चों ये क्या करेंगे? त्रिविम बाधा उत्पन्न करेंगे, आक्रमण करने नहीं देंगे। बड़े बड़े जो ग्रुप हैं ये इसको आक्रमण करने नहीं देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज के आक्रमण में बड़े बड़े मेथिल समूह है अवरोध उत्पन्न करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसकी क्षारकता कम है। और इसमें क्या होगा? देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज का आक्रमण
आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, सिंपल, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आगे, ट्राइमेथिलेमिन मेथिलेमिन से कम क्षारीय है बच्चों, तो ट्राइमेथिलेमिन और मेथिलेमिन से कम क्षारीय है, कारण बताना, वो सेम पीछे वाला क्वेश्चन ही है बच्चों ये, ठीक है। इसके बाद देखना, होफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में देखिए ये है बच्चों, ये अभिक्रिया, इसके अंदर आपको ये एमीन बनाने की विधि है बच्चों ये, ठीक है ना, ये एमीन बनाने की विधि है बच्चों, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे चलेंगे। चलें आगे, जल्दी चलें भाई। इसके बाद आगे देखना, प्रोटीन का जल अपघटन एंजाइम की उपस्थिति में करने पर प्राप्त होता है, एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, दानेदार प्रोटीन कौन सा है? इंसुलिन है बच्चों। दानेदार प्रोटीन कौन सा? इंसुलिन है। इसके बाद में देखना, न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, किसके द्वारा? एक दूसरे से किसके द्वारा? पेप्टाइड फास्फोर समूह से, किसके द्वारा? फास्फोर समूह से जुड़े रहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से फास्फोर समूह के द्वारा जुड़े रहते हैं। सुक्रोज एक अपचय न करने वाली शर्करा है। अधिकांश कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CxH2O की होल वाई होता है। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से बहुत अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहा है कि अच्छा वो क्या, ठीक है, मैं देख रहा था आपको, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बाकी मेरे को तो बताना था ही बच्चा, मेरे को तो वो बताना था ही, मैंने देख रहा था मैं आपको। ये लीजिए ना, यही कि इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना, ठीक है। फिनोल की अम्लीय प्रकृति दर्शाने वाली दो अभिक्रियाएं दीजिए। तो सिंपल सी बात है, देखिए C6H5OH, यहाँ दो अणु ले लीजिए इसके। जब धातु से अभिक्रिया करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा? इसमें लवण और हाइड्रोजन गैस, तो सोडियम फिनोक्साइड C6H5ONA प्लस में H2, ONA प्लस में H2 दो लगा दीजिए, यहाँ पे भी दो लगा दीजिए। सेकेंड आएगा इसमें C6H5OH प्लस में क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते 2NaOH है या NaOH, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जल बाहर निकल जाएगा, इधर से जल का अणु बाहर निकलेगा, तो इसमें क्या बन जाएगा? ये C6H5ONA प्लस में H2O। अब ठीक है बच्चा, ठीक है, अब ठीक है ना। तो चलिए आगे, कहाँ पे आगे थे अपन? ठीक है, यहाँ तक आगे, चलो चलो, ये हो गया हो गया हो गया, ये है, ठीक है। इनके आंसर देख लीजिए आप, जल्दी कीजिए, फिर आगे चलेंगे बच्चों। आगे चलें, देखिए इसके बाद में
स्टार्च के दो घटक कौन कौन से हैं बच्चों? स्टार्च के दो घटक देखिए आप, पहला है एमिलोज, दूसरा इमाइलोपेक्टिन है। पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक है जो आपस में पेप्टाइड आबंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जो सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं परंतु उनकी कमी से विशेष रोग हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? विटामिन्स। आरएनए व डीएनए में चार अंतर लिखने हैं बच्चों आपको। देखिए, जो आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, और जो डीएनए होता है बच्चा ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। इसमें जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, इसमें जो नाइट्रोजनी आरएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से होते हैं? और डीएनए है बच्चों, इसमें जो नाइट्रोजनी क्षारक है वो कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजनी क्षारक है वो कौन कौन से होते हैं? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसके अंदर देखना, इसमें देखिए आप, आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो इसमें थाइमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस लाइव क्लास में हमारे पवन पारिक सर का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आइए सर, आइए, बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। पता नहीं बच्चे क्लास को शेयर ही नहीं कर रहे हैं सर, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इनको। भाई स्टूडेंट सारे जितने भी विद्यार्थी है सर, मैं इनको देख पा रहा हूँ, ये सारे विद्यार्थी केमिस्ट्री की तैयारी सुपर धूम धड़ाके तरीके से कर रहे हैं। और केमिस्ट्री की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए ब्रह्मास्त्र वाली क्लासेज जो है हमारे योगेश सर लेकर आ रहे हैं। प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर योगेश सर हमारे केमिस्ट्री पढ़ाते हमको गुरुजी प्यारे प्यारे। तो प्यारे प्यारे गुरुजी के लिए एक शेर बनता है। प्यारे स्टूडेंट देखिए सर, लगातार मैं देख रहा हूं केमिस्ट्री जो अंतिम पेपर रह गया है साइंस का, और उसकी सुपर तैयारी कर रहे हैं सर। पेपर जो है विद्यार्थियों को आप जो है पहले ही बता रहे हो, ये मुझे रियल में अच्छा लगा। सारे इंपॉर्टेंट जो छपने वाले सवाल है वही जो है लेकर आए। और सर ने कल सोफे पर बैठे बैठे जो लाइन है सर मैं वो बोलूंगा, आपने जो मुझे कहा वही बोलूंगा। सर ने क्या कहा कि हम वही पढ़ाएंगे जो छपेगा, और छपेगा वही जो हम पढ़ाएंगे। तो ये अपने आप में खूबसूरती है। योगेश सर की पूरी शिद्दत ईमानदारी से जो है क्लासेज ले रहे हैं। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए बच्चों, जल्दी जल्दी। स्टूडेंट शेयर भी करो यार, देखो मेरे कहने पर मेरा मान सम्मान रखो। आपने 10th में मुझसे क्लासेज ली थी, बहुत अच्छे मैथमेटिक्स के अंदर पेपर आपका हुआ था, और प्यारे विद्यार्थी अच्छे नंबर भी आए, अच्छा रिजल्ट भी आपने बनाया। अब साइंस का जो अंतिम पेपर है उसको फोड़ के आना है पेपर पर। प्यारे बच्चों, पेपर की खोपड़ी में जो है छेद करना है और बढ़िया रिजल्ट आएगा। आप सभी को आगामी भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मानता हूं होली का जो पर्व रहा आपका, हो सकता है थोड़ा इतना अच्छा नहीं हो पाया, आप इतना अच्छा है होली को टाइम नहीं दे पाए, एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ये समय भी बार बार नहीं आता। देखो 12th हर साल आप नहीं करोगे, होली का पर्व जो है अगली साल और अच्छे से मना लेना, कोई दिक्कत नहीं। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा सर शेयर करो। सर आपको बहुत सुपर हिट अंदाज से बना रहा है। मेरे जो ड्रीम 100 आर्मी के मेंबर है सर वो जरूर शेयर करेंगे। आप देखो सर, आप खुद देखो, यहाँ पर देखो विद्यार्थियों ने शेयर किया। रियल में विद्यार्थियों दिल से आप लोगों को थैंक यू। एक लाइन है विद्यार्थियों के लिए, दो लाइनें सर। बिल्कुल बिल्कुल। उड़ती उड़ती शहर से, उड़ती उड़ती शहर से गांव ढाणी से खबर आई है आग लगाने, अरे आग लगाने ड्रीम 100 आर्मी आई है। तो प्यारे बच्चों, आप ड्रीम 100 आर्मी के मेंबर रहे हो और केमिस्ट्री के पेपर को भी फोड़ दें। सुपर जो है आरएनए और डीएनए में जो है चार अंतर बता रहे हैं। और ये देखो सवाल जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए वो भी सर लेकर आए। तो इधर उधर मत भटको प्यारे विद्यार्थियों, मत पढ़ो किसी के चक्कर में, अरे मत पढ़ो किसी के चक्कर में। कोई नहीं हमारे योगेश सर के टक्कर में, कोई नहीं हमारे योगेश सर के टक्कर में। तो एक लास्ट में सर लाली वाली बच्चे कह रहे हैं कुछ, तो एक बार बच्चों सुना दूं, एक बार शेयर कर दो प्यारे बच्चों। मेरी तरफ से केमिस्ट्री में 10 एक्स्ट्रा, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा यदि आप रियल में शेयर करते हो, पारिक सर के दिल से आशीर्वाद मिलेगा आपको। प्यारे बच्चों केमिस्ट्री को, इस क्लास को शेयर कर दो प्यारे विद्यार्थियों। तो एक लाइन सर बोल देता हूं कि लाली तेरे लाल की, लाली तेरे लाल की जित देखूं तितलाल, अरे लाली तेरे लाल की जित देखूं तितलाल। अरे गुड़िया ठहर जा, 2 मिनट रुक जा सुना रहा हूं। लाली तेरे लाल की जित देखूं तितलाल, और लाली देखण में चली मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। तो सर ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये कीमती समय, बेस्ट समय, और लास्ट पेपर की सुपर हिट बच्चे तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू। कुछ बच्चे हो सकते हैं नए भी हो, मुझे नहीं भी जानते हैं, तो मैं एक बार अपना परिचय भी करा देता हूं कि मैं
उत्कर्ष ऐप में 10th पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूँ, बच्चे देखते भी हैं। मैथ्स को करते हैं बारीक बारीक, मैथ्स को करते हैं बारीक बारीक, ना देखते हैं कोई दिन ना कभी कोई तारीख। नाम स्टूडेंट्स मेरा पवन पारिक, ठीक है। तो योगेश सर कह रहे हैं मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। योगेश नहीं सर अब नहीं, आप कुछ देखिए कहो। सर, देखिए मैं तो इनको एक लाइन बोलना चाहूंगा हम्म, कि अपना होली का जो पर्व है हाँ हाँ, सब इंजॉय कर रहे हैं सब एंजॉय कर रहे, फुल मौज कर रहे हैं सर। और आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, इसलिए देखिए हमने भी आपके लिए इंजॉय नहीं किया, घर नहीं गए, करनी गई। बच्चों के सर, सामने मैं- खड़े हैं। सर मैं देखो, मैं तो थोड़ा सेलिब्रेट किया था, मैं आप ही के लिए आया हूँ सर। लाइव क्लास मुझे ऊपर से जो ऑफिस में बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने आप- देखा आपकी क्लास का लिंक शेयर हुआ तो मैं तुरंत आया सर, क्योंकि मैं जोधपुर में ही था, आपकी क्लास के नजदीक था और मैं आया, मुझे रियल में दिल से अच्छा लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मिल के आते, होली तो खेल ही लेंगे लेकिन गुरु जी की क्लास में आना जरूरी है, नहीं, गुरु सर, जी की देखिए- क्लास में रंग लगाएंगे। मैंने तो हमेशा होली खेली है और मनाई भी है, हम्म। लेकिन मेरी जो असली होली मनेगी ना, मेरे ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं ना, 100 मार्क्स जब आ जाएंगे ना केमिस्ट्री में, तो बच्चों मेरी भर सच्चे भर मन के- से बता रहा हूँ, वो मेरी ओरिजिनलिटी में होली रहेगी। वो बच्चों केमिस्ट्री में 100 ये तो में से चलता 100 रहेगा आ गए। साल भर, ये तो हर साल आएगी ये होली। भाई तो 100 में से 100 यदि फुल केमिस्ट्री में आ गए, ईमानदारी से कट्टा भर के गुलाल, मेरी होली वही, मेरी होली वही कट्टा भर रहेगी। के लाऊंगा गुरु जी गुलाल। पक्का तो पक्का। पक्का प्रॉमिस कर दिया, पिंकी प्रॉमिस है। और स्वप्न सतकम की सुपर तैयारी करो सर। बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू सर आपकी आपका। क्लास में मैं आया और आपने तुरंत देखा और मुझे बुलाया। मैं वापस अभी घर पे ही जाऊंगा सर, होली का फेस्टिवल है। आप इतना सर समर्पण भाव से पढ़ा रहे हो और मुझे बच्चों का फोन आया सुबह। रियल में यार, मैं सैल्यूट है यार बच्चों, मतलब थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। बाय बाय, थैंक यू, शेयर जरूर करना। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपन अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है ना। देखिए आरएनए और डीएनए में अपने को 4 अंतर बताने। तो नाइट्रोजनी जो क्षारक है बच्चों, देखिए नाइट्रोजनी जो क्षारक है, इसमें एडेनिन है, ग्वानिन, थाइमिन है, साइटोसिन और यूरेसिल है बच्चों, ठीक है। और डीएनए में क्या रहेगा, एडेनिन रहेगा, ग्वानिन रहेगा, थाइमिन रहेगा और साइटोसिन रहेगा, ये रहेगा इसमें, ठीक है। इसके अंदर ये यूरेसिल है, इसमें थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आएगा। ये ध्यान रखना बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे डीएनए और आरएनए में अंतर, ये आपके सामने है, यहाँ पे देखना। केंद्रक यानी कि देखिए डीएनए है वो केंद्रक में पाया जाता है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, ठीक है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन नामक क्षार पाए जाते हैं। इनकी संरचना द्विकुंडलित होती है बच्चों। इनका मुख्य कार्य आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना होता है। प्राय एक ही प्रकार का होता है। आरएनए कोशिका द्रव्य में पाई जाता है। राइबोसोम राइबोस शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है, इसमें डीऑक्सीराइबोज। ये एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल तथा साइटोसिन नामक क्षार पाए जाते हैं। एक कुंडली संरचना होती है। मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण का होता है। कई प्रकार का होता है आरएनए, जैसे टीआरएनए, एमआरएनए है, आरआरएनए है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आगे देखना, हमारे शरीर में विटामिन सी संचित नहीं हो सकता, कारण दीजिए, क्योंकि विटामिन सी ये जल में घुलनशील है। विटामिन सी जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, अतः यह जल में घुलकर जल में घुलकर हमारे शरीर से मूत्र द्वारा उत्सर्जित होता रहता है, अतः विटामिन सी को भोजन के द्वारा नियमित रूप से लेना चाहिए। इसके बाद विटामिन ए, बी, सी, डी को जल तथा वसा में, तो देखिए बच्चों कीड़ा याद रखना, ये वसा में विलय विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन।
ठीक है। और इसके बाद में बी और सी है, ये जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। क्लियर है यहाँ तक, जल में घुलनशील विटामिन है। इसके बाद देखना आगे, ओके डन। तो आज की अपनी क्लास यहीं पे अपन समाप्त करते हैं बच्चों। और एग्ज़ाम में पेपर है वो अच्छे से करना है, माइंड को कूल रखना है, किसी प्रकार की कोई अटैक नहीं लेनी है बच्चों, डिप्रेशन में नहीं जाना है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।